वेलकम टू साहित्य कुमार ऑफिशियल चैनल। जैसा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लिटरेटम। लिटरेटम में क्या होता है, एंटीगोन। एंटीगोन क्या होता है भाई? एंटीगोन एक एथेसियन ट्रेजेडी है। जब जब आप एथियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो क्या है, ये एक एथेसियन ट्रेजेडी है। सोफोक्लस ने लिखा है। सोफोक्लस बहुत ही महान एथेसियन राजा मतलब ट्रेजेडीकार था, याद रखिएगा। 429 बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले ये लिखा गया है। कौन? एंटीगोन। आपसे ये पूछेगा एंटीगोन क्या है, तो आपका पहला आंसर होगा ट्रेजेडी है। समझ गए? पहली बार परफॉर्म की बात किया जाए तो ये कहीं ना कहीं डायनोसस फेस्टिवल पे परफॉर्म किया गया था। एंटीगोन को कब परफॉर्म किया गया था? डायनोसस फेस्टिवल पर परफॉर्म किया गया था, वही वर्ष पड़ता है। एंटीगोन एक ट्रेजेडी है, आपको पता है, क्योंकि यह दिखाती है कहीं ना कहीं अरिस्टोटल के 5 नियमों को। अरिस्टोटल के कितने नियम हैं? 5 नियमों को। आप एंटीगोन जब पढ़ते हैं तो अरिस्टोटल के 5 नियम दिखाती है। सोफोक्लस की बात किया जाए तो सोफोक्लस कौन था, आपसे ये पूछ लेता है। तो ये एक एशियन ग्रीक था, एक ट्रेजेडियन था, जो आज तक जाना जाता है कम से कम अपने, याद रखिए, 3 प्ले, मैक्सिमम 1 ऑफ द 3, 3 प्ले के लिए कम से कम जाना जाता है। और एक प्ले इसका उसमें से पूरा पूरा सर्वाइव किया था, मतलब पूरा मिला था, जो कि आपका एंटीगोन था। आगे याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसके जो प्लेज हैं वो बाद में लिखे गए थे। वो किस किस तरीके लिखे थे? कंटेम्प्रेरी, मतलब कहीं ना कहीं एक अपने दोस्तों के विरुद्ध लिखना, कंटेम्प्रेरी वो मतलब होता है। समझ गए आप? याद रखिएगा। और इसमें देखिए एसिक्लस के साथ साथ प्रारंभिक रूप में इनके साथ साथ यूरिपिटस। यूरिपिटस क्या होता है? यूरिपिटस आप याद रखेंगे, यूरिपिटस क्या होता है, कहीं ना कहीं ये सोफोक्लस द्वारा ही वर्क लिखा गया है, उनमें से भी एक साथ है। और ये कंटेम्प्रेरी राइटर भी था उस समय, यूरिपिटस, याद रखिए। ग्रीक मैथोलॉजी। मैथोलॉजी का मतलब होता है कल्पना। जैसे हम लोग जो चीज़ शक्ति दिखता है तो क्या कहते हैं, मैथोलॉजी है भाई। तो मैथोलॉजी जब बात आए तो यानी वो कहीं ना कहीं कल्पना होती है, ये इंग्लिश ने क्रिएट किया था। और आप याद रखें अब इसकी मैथोलॉजी की बात की जाए, जब ये कहानी आप पढ़ते हैं एंटीगोन, समझ रहे हैं आप, तो उसमें क्या दिखता है? द डॉटर ऑफ किंग, राजा की बिटिया थी ओटिपस। ओडिपस की राजा की बिटिया थी, जिसके उसने अपने पिता का अवहेलन किया था। डिसओबेड मतलब आज्ञा नहीं मानी थी, और उसने क्या कर दिया था? सजाए मौत की सजा सुना दी थी। आप थीम की बात करते हैं इस प्ले में, फेथ एंड फ्री दिखता है। क्या दिखता है? फेथ एंड फ्री, ये इसका दिखता है। बेसिक सब्जेक्ट की बात किया जाए तो एंटीगोन का जो सब्जेक्ट मटेरियल है कहीं ना कहीं ग्रीक माइथोलॉजी से निकाला गया है, लिया गया है। बिल्कुल सही। ट्रांसलेट तो बहुत किए। हीरोइक ड्रामा क्या होता है, इतनी बार पूछा गया है। हीरोइक ड्रामा का उत्पत्ति कहाँ से हुई? या आपने जॉन ड्राइडन का नाम सुना है? बहुत ही फेमस प्ले राइट था रेस्टोरेशन एज का। उसी बंदे ने हीरोइक ड्रामा को क्वाइंट किया था। किसने क्वाइंट किया था? जॉन ड्रेडन। हाँ, जॉन ड्राइडन। अब हीरोइक ड्रामा क्या होता है, सुनने का प्रयास करिएगा। हीरोइक ड्रामा क्या होता है? प्ले का एक प्रकार होता है। प्ले का क्या होता है? एक प्रकार होता है जो रेस्टोरेशन के दौरान फेमस हुआ था। रेस्टोरेशन एज आपको पता है कहाँ कहाँ कितने हो पड़ती है, बताइए। 1625 से लेकर 1660 तक, 1625 से लेकर 1660 तक रेस्टोरेशन चला था, जिसे आप बोल सकते हैं एज ऑफ मिल्टन भी बोल सकते हैं। और 16 और उसकी सुनिए, मेरी बात को समझने का प्रयास करिए कि 1625 से लेकर 1660 तक चार्ल्स फर्स्ट का समय था। 1625 से लेकर के 1660 तक चार्ल्स फर्स्ट का समय था। लेकिन 1660 से लेकर के 1600 माना जाता है कितना, उतना लगभग ये मान लीजिए, लगभग इसकी डेट आप सर्च कर लीजिएगा। शायद मेरा मानना है 1700, 1600 लेकर के कुल मिला के 1600, हाँ 1700 तक पूरा पूरा रेस्टोरेशन एज में ही आता है। जो कि आपको भी पता है चार्ल्स सेकंड क्या बना था? राजा बना था। जब जब राजशाही वापस आ गई थी तो मिल्टन छुपने लगे थे। मिल्टन क्या करने लगे थे? छुपने लगे थे। उसी समय के ये हीरोइक ड्रामा स्टार्ट हुआ था। और तो आपको पता है रेस्टोरेशन समय जो है उसमें इस प्ले को कॉइन करने वाला बंदा कौन था? जॉन ड्राइडन। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछेगा हीरोइक ड्रामा की किसने लिखा है, तो आपको सीधा रेस्टोरेशन एज में लिखा गया है,
जॉन डाइडन ने लिखा है। अब देखिए इंग्लैंड में ये शुरुआत हुआ था। कहीं ना कहीं आप देखें ये वर्ष में लिखा जाता है। वर्ष जो होता है पोइट्री का फॉर्म होता है, समझ गए। इसके स्ट्रक्चर देखिए, इसमें सब्जेक्ट मैटर भी होते हैं, एक सब्जेक्टिव रूप में दिखाया जाता है, डायलॉग होते हैं। अरे कोई भी प्ले देखो यार, उसमें डायलॉग तो होबे करते हैं, समझ गए। अब देखो हीरोइक ड्रामा का जो उप शैली है वो कहीं ना कहीं आपको देखें तो कई मिडिल पुराने जो 1660 के जो बाद के वर्क हैं, समझ रहे हैं, बाद के कई वर्कों से ये संकल्पित करता है या उसका उससे विकसित हुआ है ड्रामा। देखो हीरोइक कपलेट का नाम सुने होंगे आप। हीरोइक कपलेट से हीरोइक ड्रामा बना है। हीरोइक कपलेट का प्रयोग सबसे पहला कौन बंदा किया था बताइए? आपको पता है, जॉफरी चासर। चौसर। वही उसने किया था ना। तो हीरोइक कपलेट से हीरोइक ड्रामा बना है, याद रखिएगा। जॉन डाइडन का जो इंडियन एम्परर है, जॉन डाइडन मैंने कहा ना, इसके क्या है, द फादर ऑफ हीरोइक ड्रामा, हीरोइक ड्रामा का पिता जॉन डाइडन। जॉन डाइडन। जॉन डाइडन का यह प्ले है द इंडियन एम्परर, जो 1665 में आया था। और आगे बात किया जाए, एक और इनका प्ले है रोगर बॉयल्स ब्लैक प्रिंस, ये 1667 में आया था। ये डेट बहुत ज़रूरी है याद रखना, कि आपसे पूछ लेगा कि बताइए इंडियन एम्परर किस डेट में आया था, किस सन में आया था, और ये कौन सा ड्रामा है। तो आप इसको ट्रेजेडी ना मार दीजिएगा, इसको आप कभी भी वो, तो इसमें हीरोइक ड्रामा का ऑप्शन दिया रहेगा। हीरोइक ड्रामा आप काला करिएगा, याद रखेंगे आप। रॉगर बाइकल द ब्लैक प्रिंस, ये 1667 में आया था, समझ गए। अब ये कहीं ना कहीं आप ये देखिए, जॉन डाइडन ने ही इसको तैयार किया था, बिल्कुल सही है। हीरोइक ड्रामा को किसने लिखा था? जॉन डाइडन ने, 1670 के लगभग में। ये एक, पहले तो ये एक पोएट थे। आप देखिए तमाम एस.टी.आर. रेडिस पोइट्री लिखते थे ना। जब चार्ल्स सेकंड आया था तो इन्होंने पोइट्री लिखा, लेकिन इन्हें जब पोएट लॉरिएट बना दिया जाता है ना, तो इनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि भाई अब आप ड्रामा लिखेंगे। तो बड़े टेंशन में हो गए, कहने लगे कि यार आप पहले बताइए, मैं एक पोएट हूँ, ड्रामा कैसे लिख सकता हूँ। तो इन्होंने ड्रामा लिखा, और ड्रामा भी बहुत शानदार लिखा भाई। आपको बता दें, इन्होंने हीरोइक हीरोइक ड्रामा लिखा, जो आज तक किसी शेक्सपियर ने। हीरोइक ड्रामा क्या होता है, मन में ये भी प्रश्न होता है। ऐसा कोई कहानी हो या प्ले हो जिसमें हीरो को महत्व ज़्यादा दिया जाए, कि हीरो ये कर लेता है, हीरो मार देता है विलेन को, ये हीरोइक ड्रामा। पहले जब शेक्सपियर का प्ले पढ़ते थे ऐसा कुछ नहीं था, उसमें ट्रेजेडी था, उसमें कहीं कहीं देखते हैं आप, कोई वीर गाथा नहीं थी। एंटागोनिस्ट पे हीरो 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 के ऊपर कष्ट पे कष्ट हो रहे हैं, एंटागोनिस्ट मार रहा है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हीरोइक ड्रामा में हीरोइकपन होता है, इसमें हीरो को बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाया जाता है, उसके पास सुपर नेचर पावर आ गई है, वो कुछ भी कर लेता है। तो हीरोइक ड्रामा का थीम यही होता है। आपसे पूछिए हीरोइक ड्रामा क्या होता है, क्या बताएंगे आप? एडवेंचर और हीरो को बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है, समझ गए आप। आगे चलते हैं भाई। एसिक्लस क्या होता है? एसिक्लस के बारे में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। एसिक्लस क्या है, याद रखिए, फादर ऑफ ट्रेजेडी है। कहेगा भैया ट्रेजेडी के पिता किसे माना जाता है? एसिक्लस। एसिक्लस। ये कहाँ से बिलोंग करता था? ग्रीक से। अच्छा। ये ग्रीक ट्रेजेडियन था। देखिए दो ट्रेजेडी जो है कहीं ना कहीं शेक्सपियर के पास ऐसे नहीं आई है। पहले तो भाई सबसे पहले एसिक्लस ने लिखा था, जो आपको ग्रीक ट्रेजेडी। इसके बाद सेनेकन ट्रेजेडी, जो सर हमेशा बताते हैं, आपको पता है, सेनेकन ट्रेजेडी आई थी। सेनेकन ट्रेजेडी क्या थी? वो रिवेंज ट्रेजेडी थी, रिवेंज वाला टाइप था। फिर उसके बाद देखिए क्रिस्टोफर मार्लो इंग्लिश में लिखे, ट्रेजेडी पे ट्रेजेडी लिखे। फिर थॉमस कीड ने लिखा था स्पेनिश ट्रेजेडी, जो रिवेंज ट्रेजेडी है। उससे प्रभावित होकर शेक्सपियर ने लिखा हैमलेट, रिवेंज ट्रेजेडी है। मतलब चली आ रही है परंपरा, कोई शेक्सपियर ने कॉइन नहीं किया है, वो चली आ रही परंपरा, वही लिखे हैं। तो सबसे पहले एसिक्लस को माना जाता है ट्रेजेडी का पिता, याद रखेंगे। और ये फादर ऑफ ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी किसे कहते हैं? मन में प्रश्न है। ट्रेजेडी उसे कहते हैं भाई साहब, ऐसा प्ले, ऐसा नॉवेल या ऐसा प्ले जिसमें कहीं ना कहीं प्रोटागोनिस्ट पे बहुत दुख होता है, और वो पूरा कष्ट झेलता है, और लास्ट में उसकी मौत हो जाती है, दुखद अंत होता है। मतलब कहीं ना कहीं सैड एंडिंग दिखाई जाए तो याद रखना वो एक ट्रेजेडी है। लोग बोलते हैं ना ट्रेजेडी हो गई आपके साथ, सैड एंडिंग, दुखद बात हो, तो ट्रेजेडी समझ गए। अब देखिए एसिक्लस कहीं ना कहीं अपने शैली में जब एकेडमिक नॉलेज ले रहे थे तब ये शुरू हुआ था। अपने वर्क में इन्होंने दिखाया है, शुरुआत किया है, कौन? ट्रेजेडी का जो
कहानी जो है उनके वर्क को ही पढ़ने से पता चलता है कि यही हैं फादर। आगे आप प्रारंभिक ग्रीक ट्रेजेडी पढ़ते हैं तो आप खुद ही मानेंगे कि एसिक्लस ही फादर है। समझ रहे हैं आप। और लार्जली कहीं ना कहीं ये बेस होता है, अनुमानित होता है, उनके जब प्ले पढ़ते हैं तभी पता चलता है कि यही ट्रेजेडी के फादर हैं। अब जैसे आप कभी ये पढ़े होंगे द पैरनियन सेवंस अगेंस्ट, ये एक वर्क है। थीव्स और सब्लिशड द ट्रायोलॉजी नोन एज द ओरिस्टिया, जिसे आमतौर से ओरिस्टिया के रूप में जाना जाता है। ये वर्क है इनका एसिक्लस का। ये 3 ट्रेजेडी है और 3 ट्रेजेडी में एक और वर्क आता है एगामेमनन। ये बहुत ही फेमस है, इसी से कंसीडर किया गया कि एसिक्लस फादर ऑफ ट्रेजेडी था। जब इसको इंग्लिश वालों ने पढ़ा तो माना गया कि वास्तव में फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी था। समझ गए आप। अगर लाइबेशन की बात किया जाए, लाइबेशन की बात किया जाए, लाइबेशन की बात किया जाए और ब्रेड्स की बात किया जाए और एमिटस की बात किया जाए और प्रोमेथियस अनबाउंड की बात, ये सब के सब एसिक्लस के वर्क हैं। तो ध्यान दीजिए, प्रोमेथियस अनबाउंड एसिक्लस का सबसे फेमस वर्क कौन सा वर्क है? प्रोमेथियस अनबाउंड, जिसे आप शैली कभी पढ़ते होंगे। रोमांटिक इसका एक पोएट है शैली, उसने भी प्रोमेथियस अनबाउंड पर एक वर्क लिखा है। पोएट्री उसने लिखी है, ये तो प्ले है। तो कहीं से यहाँ से उठाकर मैटर लिखा था। इंग्लिश वाले कहाँ से उठाए थे मैटर? यहाँ से यहीं से उठा के लिखे हैं। इसीलिए आपको ग्रीक परिपेटिया क्या होता है आपके दिमाग में आ रहा होगा। परिपेटिया क्या होता है? किसी भी ड्रामा में निचोड़ गाथा, निचोड़ मतलब मेन भाग दिखा देना, समझ रहे हैं। और अधिकतर आप देखिए इसमें एक प्लॉट होता है जो कहीं ना कहीं तेजी से घूमता है और इसमें नतीजे क्या होते हैं? इट डिस्कस्ड बाय अरिस्टोटल इन पोएटिक्स, और ये पोएटिक्स में अरिस्टोटल ने इसका चर्चा भी किया है। देखो कोई ड्रामा होता है उसमें जो निचोड़ दिखाया जाता है वो परिपेटिया होता है। आपसे क्वेश्चन कभी पूछ लीजिए जाए परिपेटिया क्या होता है तो याद रखिएगा टर्निंग पॉइंट ऑफ ए ड्रामा। कोई ड्रामा हो रहा है उसमें मेन प्लॉट टर्न कर दिया, यहाँ से हट गया। आप देखिए हैमलेट पढ़ते हैं भाई, हैमलेट पढ़ते पढ़ते कब हैमलेट पागल की एक्टिंग करने लगता है? आप देखिए भूत को देखने के बाद करता है ना, वो क्या है? टर्निंग पॉइंट है। उसने कहानी को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा बन गया, पागल होने के बाद वो पलाया ताकि अपने पिता का बदला ले सके। तो किसी भी प्ले में टर्निंग पॉइंट जहाँ से आता है वो पेरिपेटिया होता है। याद रखेंगे आप, आपसे क्वेश्चन पूछिएगा पेरिपेटिया क्या होता है तो किसी भी ड्रामा में टर्निंग पॉइंट जहाँ से कैरेक्टर कुछ अलग करने लगे वही क्या होता है? पेरिपेटिया होता है। अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें कुछ और भी बातें हैं। एज द शिफ्ट ऑफ द ट्रेजिक प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट के बदलाव में, मैंने वही बताया ना, हैमलेट क्या है? प्रोटैगनिस्ट है ना। प्रोटैगनिस्ट में बदलाव आ जाए ऑटोमेटिक कि भाई सीधा था एक बार टेढ़ा कैसे बन गया। अब देखिए ना तो हैमलेट कैसा था? आप ही सोचिए यार, आप मैकबेथ पढ़ते हैं, मैकबेथ एक अच्छा भोला भाला और एक अच्छा योद्धा था, लेकिन बताओ उस 3 विचों ने जब आकर के उसके अंदर कानाफूसी की तुम राजा बनोगे वगैरह, तो उसका क्या है? टर्निंग पॉइंट हो गया, लालच आ गया। यही है ना। तो ये क्या है? परिपेटिया है। टर्निंग पॉइंट आ गया और उसके अंदर महत्वाकांक्षा जाग उठी कि अब वो राजा बन के रहेगा। उसने अपना राजा किंग डंकन की हत्या भी कर दी और वहीं पे वाइफ भी भर दी, पत्नी भी खूब भर दी कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, करो करो। समझ गए? समझ गए आप। गुड से बैड भी हो सकता है, बैड से गुड भी हो सकता है, मतलब अच्छे से बुरा भी हो सकता है, बुरा से अच्छे भी हो सकता है। याद रखना है, कोई जरूरी नहीं है। और ये आवश्यक है कहीं ना कहीं किसी ट्रेजेडी का प्लॉट से ही जुड़ा होता है। बिल्कुल सही। कॉमेडी में थोड़ा होता है, कॉमेडी में तो हंसी पात्र होती है। अब डचेज ऑफ माल्फी, आपसे क्वेश्चन पूछेगा डचेज ऑफ माल्फी क्या है? डचेज ऑफ माल्फी कहीं ना कहीं ये भी एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी किसे कहते हैं आपको पता है? सैड एंडिंग ना। ये एलिजाबेथन में क्या है? कहाँ गए गुरुजी? एलिजाबेथन में एक ट्रेजेडी है। एलिजाबेथन में क्या है? एक ट्रेजेडी है। और आमतौर से आप देखें ये डचेज ऑफ माल्फी, डचेज ऑफ माल्फी लिखा गया है जैकोबियन एज में। एलिजाबेथन से भी बिलोंग करता है और जैकोबियन से बिलोंग करता है। ये जैकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी है जो इंग्लिश ड्रामेटिस्ट द्वारा लिखा गया है। जॉन वेबस्टर ने लिखा है। सुनिए किसने लिखा है इस ट्रेजेडी को? जॉन वेबस्टर ने लिखा है। जॉन वेबस्टर ने। आपसे पूछा जाएगा डचेज ऑफ माल्फी किसने लिखा है? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। आपसे पूछेगा डचेज ऑफ माल्फी किसने लिखा है तो क्या बताओगे? जॉन वेबस्टर ने लिखा है। 1612 से लेकर 1613 के बीच में लिखे हैं। समझ गए आप। ये बहुत ही भयानक और खतरनाक ट्रेजेडी है। एक सिस्टर 2 भाई,
उस पे ये कहीं ना कहीं उस सिस्टर के नाम हो जाती है जायदाद, समझ रहे हैं। तो भाई कहते हैं तुम किसी से शादी नहीं करोगी वरना हमारी संपत्ति किसी और चली गई। तो दोनों भाई बाउंडेशन लगाते, लेकिन ये कर लेती है नौकर से प्यार, वहीं से बच्चा पैदा करती है, तो हो जाती है प्रॉपर्टी। तब दोनों भाई अपना आक्रामक रूप खाते हैं, मारने की तरह दोनों को मार देते हैं। यही सब कहानी में आप देखेंगे, बड़ा मज़ेदार है। और ये कहीं ना कहीं प्राइवेट परफॉर्मेंस किया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा प्ले है जो जैकोबियन में प्राइवेट परफॉर्मेंस दिया गया था, बाकी तो पब्लिक में परफॉर्मेंस होता था ना। ये डचेस ऑफ मल्फी प्राइवेट परफॉर्मेंस हुई थी, याद रखिएगा। ब्लैक फेयर थिएटर कहाँ भैया, ब्लैक फेयर थिएटर में प्राइवेटली परफॉर्म की गई थी। और ये थिएटर बाद में कहीं ना कहीं आपको पता है 1613 से लेकर 1614 में ये ग्लोब थिएटर के संख्याओं को बढ़ा दिया। ग्लोब थिएटर की इसको ग्लोब थिएटर भी थिएटर बनने का कारण यही था, समझ रहे हैं आप। देखिए पहले जो थिएटर होते थे भाई साहब, मेरी बात समझिएगा, वो कहीं ना कहीं राजा महाराजा बड़े बड़े लोग देखते थे, समझ रहे हो। इसको प्राइवेट परफॉर्मेंस इसलिए दिया गया ताकि इसमें छोटे भी लोग आ सकें, वो भी देख सकें, लेकिन ये प्रतिबंध था, इसीलिए यही कारण ग्लोब थिएटर बना। ग्लोब थिएटर किसका था भाई, आपको पता है शेक्सपियर का था ना। तो शेक्सपियर ने क्या कहा था, शेक्सपियर ने कहा कि मेरे थिएटर में हर कोई व्यक्ति आ सकता है, छोटा से बड़ा, सब देखें एंजॉय करें। उस थिएटर में ऐसा कोई राजा का प्रतिबंध नियम नहीं था, उसमें हर कोई आकर एंजॉय कर सकता है। लेकिन आप देखें ब्लैक फेयर, लॉर्ड चैम्बरलेन से किसी राजा को करते थे, इसमें छोटों लोग को ज़्यादा प्रवेश नहीं था। ये भी देखा जाए, इसमें जात प्रथा चलती थी, ये भी जाति प्रथा दिख रहा है ना। सेनेकन ट्रेजेडी क्या होती है, मैंने चर्चा किया था ना, ये क्वेश्चन पूछा है और सर बार बार इसका चर्चा करते हैं। सेनेकन ट्रेजेडी कहीं ना कहीं क्या करें, एशियन रोमन ट्रेजेडी होती है, एशियन रोमन ट्रेजेडी से ही आया है, याद रखेंगे। और लगभग माना जाता है कि जिसमें से 8 लिखे गए थे स्टोइक फिलोसफर द्वारा एंड प्रोटिशियन लूसियस एनियस और सेनेका पे ये लिखे थे। बॉडी ऑफ 9 क्लोज ड्रामा, ये कहीं ना कहीं आप देखें क्लोज ड्रामा का ही 9वां भाग होता है। क्लोज ड्रामा क्या होता है, ऐसा प्ले जो पढ़ने के लिए लिखा जाता है। मिल्टन ने फेमस किया नहीं है, मिल्टन जब आप पढ़ते हैं तो उसमें सैमसन एगोनिस्ट एक प्ले लिखा है, वो क्लोज ड्रामा है। आपसे क्वेश्चन पूछे क्लोज व्हाट इज़ द क्लोज ड्रामा, तो आप बताइएगा ऐसा ड्रामा जो पढ़ने के लिए लिखा जाता है, परफॉर्मेंस नहीं होता। तो इसमें पढ़ने की ज़्यादा ही कुछ मिलता है मटेरियल, इसलिए ये आपका सेनेकन ट्रेजेडी हमेशा क्लोज ड्रामा पे गिना जाता है। लोग पहले तो ओरल से, पहली बात इनके समय में तो ओरल मुंह से ही कहानी सुनाई जाती, कौन लिखने का मटेरियल होता था यार, समझ रहे हो। अब आगे देखिए, कहीं ना कहीं इनका ये जो ड्रामा होते हैं पढ़ने के उद्देश्य से लिखे जाते थे, याद रखिएगा। और परफॉर्म्स भी हो जाते थे, इसी नहीं परफॉर्म भी किया जाते, पुरानी की बात है ना। और ब्लैंक वर्स में लिखे जाते थे, किसमें लिखे जाते थे, ब्लैंक वर्स में। और किसके द्वारा लिखे जाते हैं, रोमन स्टोइक फिलोसफर द्वारा। अभी मैंने बताया ना, यहाँ देखिए यहाँ देखिए सेनेकन ट्रेजेडी किसके द्वारा लिखे जाते थे, रोमन स्टोइक फिलोसफर के द्वारा लिखा जाता है। और सेनेका जैसा आपको पता है कि 1st सेंचुरी में बिलोंग करता है। इसका पूरा नाम है रोमन स्टोइक फिलोसफर सेनेकन, जिसको केवल सेनेका बोलते हो, सेनेका। इसका पूरा नाम क्या है, रोमन स्टोइक फिलोसफर सेनेका। और सेनेका को नाम पे ही बन गया सेनेकन ट्रेजेडी, इसी का यही ने कॉइन किया है ना। तो आपसे पूछेगा सेनेका का पूरा नाम क्या है, रोमन स्टोइक फिलोसफर सेनेकन। सेनेका बोलते हैं, सेनेकन बाद में किया गया एडजेक्टिव में। फेमिनिस्ट क्या होता है, ये एक क्या है, क्रिटिसिज्म क्वेश्चन बनता है। आपको सर पढ़ाए होंगे, क्रिटिसिज्म पढ़े हैं आप, नहीं पढ़े होंगे, ये एक टॉपिक होता है। इसमें कहीं ना कहीं औरतें लेखक करती हैं, लिखने का काम कौन करती है, औरतें, औरतों से संबंधित है इंग्लिश में। देखिए फेमिनिस्ट लिटरेचर कहीं ना कहीं एक फिक्शन भी हो सकता है। फिक्शन किसे कहते हैं भाई, ऐसा कहानी जिसमें कल्पना हो, इमेजिन करके कोई कल्पना कहानी बनाई जाए, वो फिक्शन होता है। नॉन फिक्शन वो होता है जो हूबहू अपने जीवन की हूबहू गाथा लिखे कि उसके साथ क्या दुराचार हो, नॉन फिक्शन आता है। ऑटोबायोग्राफी यार नॉन फिक्शन होता है, याद रखिए, फिक्शन या नॉन फिक्शन ड्रामा होता है। पोएट्री भी हो सकती है, क्या हो सकती है, पोएट्री भी, जो कहीं ना कहीं फेमिनिस्ट गोल को सपोर्ट करती है। किसको सपोर्ट करती है, फेमिनिस्ट के लक्ष्य को, कि उसमें औरतों का महत्व दिखाया जाता है कि औरतों पर इतना अत्याचार हो रहा है, तो उनको लिए क्या किया जाए, यही दिखाया जाता है। और वो इस औरतें इस प्ले में लिख करके क्या दिखाती हैं कि हमें भी समानता मिले,
हमें भी समाज में जगह मिले, हम भी कुछ करें, ऐसा है ना। आप देखिए ये क्या करता है, सिविल पॉलिटिकल को इक्वल डिफाइनिंग करता है, इकोनॉमिक और सोशल राइट्स दिखाता है औरतों का, बिल्कुल सही, औरतों का ही सामाजिक अधिकार दिखाएगा, उनकी आर्थिक स्थिति बताएगा। पहला वेव जो फेमिनिस्ट का पहला वेव जो है मूवमेंट का, जो 1848 से 1926, ये एक आंदोलन था यार, कि औरतें खड़ी हुई, कब खड़ी हुई, 1848 से लेकर 1926 तक, कि हमें भी अधिकार मिले। कुछ लोगों ने फिक्शन लिखे, नॉन फिक्शन लिखे, पब्लिश कराए कि हमें भी समाज में अधिकार मिले, हम भी पुरुषों से कम नहीं हैं। आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट वेव कब आया था फेमिनिस्ट का, तो आप बताएंगे 1848 से लेकर 1926 के बीच में। सेकंड वेव कब आया था, उसमें सेक्सुअल दिखाया गया, औरतें भी अपनी बातें खुल कर सकती, केवल पुरुष ही करेंगे, तो उन्होंने सेक्सुअल को अपनी बातें। अब कमला दास पढ़े हो आप, नहीं पढ़े हैं, पीजीटी के राइटर हैं, उन्होंने पोइट्री लिखी है, अपनी पूरी सेक्सुअल लाइफ लिख दी, उनके साथ जो जो हुआ, कि उनका पति आता था, उनके साथ सोता था, करके चला जाता था, उनको कोई प्यार का अनुभव नहीं होता था। तो औरतें अपनी सेक्सुअल लाइफ को भी खुल के बोल सके, जो कि उस समय समाज में प्रतिबंध था कि औरतों के साथ जो किया जाए वही करें, वो अपना लाइफ बोल नहीं सकती। तो उससे याद रखिएगा, सेकंड वेव कब आई, 1960 से लेकर 1990 तक। थर्ड वेव, तीसरी लहर कब आई, तीसरी लहर अगर देखा जाए तो फेमिनिस्ट का 1990 से लेकर 2012 तक रही। और फोर्थ वेव भी आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अधिक थी और सामाजिक एक्टिविज्म में भारी पड़ी, और 2012 से लेकर अभी भी चल रही है। जो आप देखिए औरतें इतना ज़्यादा क्या है, देखिए कितना खुल गई हैं, ये क्या है, यही इसी का प्रभाव था। फर्स्ट वेव में क्या होता है, अगर फेमिनिस्ट के पहले प्रवाह की बात किया जाए, तो ये कहीं ना कहीं आपको यह दिखाता है कि लेट 19 सेंचुरी और अर्ली 20 सेंचुरी। अभी मैंने बताया ना फर्स्ट वेव में कितना समय था, डेट देख लीजिए भाई, डेट आपको बताया ना अभी मैंने। फर्स्ट वेव कब था भाई, फर्स्ट वेव यहाँ 1848 से लेकर 1926, वही अंग्रेजी में लिखा है, 19 एंड अर्ली 20 सेंचुरी। जो पहली वेव है वो आम तौर से क्या करता है, ये औरतों को अधिकार को दिखाता है, समझ गए। और 1848 में ये कहीं ना कहीं इसका ख़त्म भी हो जाता है, 1920 तक, 1848 से चल के 1920 में ख़त्म हो जाता है। लोग इसके अंतर्गत जो औरतें थी अपने प्ले या ड्रामा लिख करके, ये नॉवेल लिख करके ये दिखाने का प्रयास करती थी कि हमें भी अधिकार मिले। आपसे सीधा इसे क्वेश्चन पूछेगा एलटी में कि फर्स्ट वेव औरतों का कब आया था, फेमिनिस्ट का फर्स्ट वेव, तो सीधा याद रखिएगा 1848 से 1920। याद रखिएगा क्वेश्चन जब एलटी का देंगे, टीजीटी में अगर इसके लेवल क्वेश्चन आएंगे तो बुखार आ जाएंगे सब बच्चों को, क्योंकि ये थोड़ा अपर पॉइंट की बात है। दूसरी बात, इसमें और कुछ भी बात दी है थ्रू आउट, इसके इस पीरियड के दौरान औरतें कहीं ना कहीं एडवोकेट, सोशल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, तो औरतें चाहती थी कि उन्हें भी शिक्षा मिले और सामाजिक ज्ञान हो और संविधान भी वो पढ़ सके। ये पहली लहर में ये बात थी, किस चीज़ की मांग कर रही थी औरतें, कि वो भी एडवोकेटेड, वकील बन सकें, शिक्षित हो सकें, समाज में उनका भी एक स्तर हो और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का अधिकार हो, इक्वल राइट्स, बराबरी का अधिकार मिले, और पुरुष बाटा नहीं है। और वाइट मैन किसके अनुसार, और जो सफ़ेद अंग्रेज थे, वो अंग्रेज क्या करते थे, औरतों को बहुत नीचे गिराते थे, वो अपने आप को बढ़ाते, तो कहें कि वाइट मैन हो या औरत हो, वाइट वुमेन हो, ये दोनों इक्वल हो, इसमें कहीं ना कहीं एक धारणा देखा जाए कि केवल पुरुषों को देखा जाए, औरत पुरुष समान हो, ये पहले वाले पे था। इट फोकस्ड ऑन लीगल इशू, ये कहीं ना कहीं कानूनी मुद्दों पर भी बहुत प्रभावित होता था। और मुख्यतः आप देखें इसमें वोमेन्स राइट टू वोट, वोमेनों को, औरतों को भी वोट देने का अधिकार हो, कि भाई हम भी समाज में एक पक्ष हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं उस शताब्दी में। तो पहला वर्क आता है, याद रखिएगा, एक वर्क आया था फेमिनिस्ट फर्स्ट वेव में, वो वर्क का नाम था ए विंडिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ वोमेन, 1792 में आया था। ये पहला फेमिनिस्ट वर्क माना जाता है जो मैरी वॉलस्क्राफ्ट ने लिखा था। किसने लिखा था, मैरी वॉलस्क्राफ्ट, ये नाम इधर उधर हो गया है तो, लेकिन इसको आगे कर लेंगे, मैरी वॉलस्क्राफ्ट, इसने लिखा था पहला वर्क इस फर्स्ट वेव में, याद रखिएगा। और ये पहला वर्क माना जो 1792 में आया था। और ये दूसरा वर्क देखिए वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है,
ए रूम ऑफ वंस ओन, की खुद के जीवन का कमरा, जो 1929 में आया था, इसको वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा था। बैड फेमिनिस्ट की बात किया जाए, ये कहीं ना कहीं आपको पता है रोक्सेन ग्रे द्वारा लिखे गए कुछ ऐसे हैं। ये फर्स्ट वेव के कहीं ना कहीं असर था, इतने वर्क आए थे। सेकेंड वेव की फेमिनिस्ट की बात किया जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेकेंड वेव फेमिनिस्ट मूवमेंट कहीं ना कहीं आप देखें 1960 में चला था और 1970 तक, 1960 स्टार्ट हुआ, 1970 तक चला था। इसमें कहीं ना कहीं आप देखिए, इसमें भी समानता का अधिकार दिखाया जाता है, भेदभाव खत्म करने की बात की जाती है कि भाई औरत पुरुष समान हो। सेकेंड वेव की बात कर रहा हूँ, इसमें भी याद रखिएगा। एक वर्क आया था ग्रैमीन ग्रेर 1970 में, ये सेकेंड वेव के असर से वर्क आया था, औरतों ने ही लिखा होगा। ग्रैमियन ग्रेप एक औरत है ना। सेकंड सेक्स की बात किया जाए, यह भी एक वर्क है, इसको सीमेन डू बिहेवियर ने लिखा था 1949 में। किसने लिखा था? सीमेन डी बिहेवियर ने लिखा था। सेकंड सेक्स याद रखिएगा, एक वर्क था जो कहीं ना कहीं सीमेन डी बिहेवियर ने लिखा था 1949 में। थर्ड वेव की बात की जाए फेमिनिस्ट की, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए थर्ड वेव क्या होता है फेमिनिस्ट का, ये कहीं ना कहीं 1990 में क्या हुआ, उभरा था। 1990 में इसका उभरा हुआ था, 1990 में सामने समाज में आया था, याद रखेंगे आप। और कई जनरेशन तक चला, ये भी बात करिएगा। ये थर्ड वेव कहीं ना कहीं फेमिनिस्ट को यह प्रतिस्थापित करता है कि औरतें भी अपने भी सेक्सुअलिटी को लेकर के समाज में बोल सकें कि हमें भी प्रेम करने का अधिकार है, केवल पुरुष ही प्रेम कर सकते हैं क्या, समझ रहे हैं? ये बात औरतें कहती हैं थर्ड वेव में। वन ऑफ द अर्लीस्ट, और ये सबसे अर्लीस्ट वर्क में माना जाता है। कैसे इसमें आया है, केरिन शो का वर्क है जो 1989 में आर्टिकल में लिखा गया था। अब आगे हैं सेनेका ट्रेजेडी, ये तो मैंने बता ही दिया होगा ना, सेनेका ट्रेजेडी ये हमने बता दिया ना कि भाई सेनेकन ट्रेजेडी क्या होता है। ये कहीं ना कहीं एशियन रोमन ट्रेजेडी का अर्थ था, और इसके वर्क रिवेंज ट्रेजेडी पर आधारित होते थे। और ये कहीं ना कहीं ये एसिक्लस के बाद फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी कहलाता है। फादर ऑफ ट्रेजेडी कौन है? एसिक्लस। लेकिन इसके बाद रिवेंज ट्रेजेडी का जनक सेनेकन ट्रेजेडी को माना जाता है, समझ गए। और इसके भी प्ले लगभग क्लोज ड्रामा, किससे, कौन सा ड्रामा? क्लोज ड्रामा से मिलते जुलते हैं। इसका प्ले लगभग पढ़ने के लिए लिखा जाता था, मिलते हैं, कुछ परफॉर्म भी हो जाते थे। और सेनेकन का पूरा नाम क्या है? रोमन स्टोइक फिलोसोफर सेनेका, याद रखिएगा। मेलोड्रामा क्या होता है? मेलोड्रामा आपसे कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, मेलोड्रामा क्या होता है? मेलोड्रामा एक ड्रामेटिक वर्क है जिसमें कहीं ना कहीं आपको ये दिखाया जाता है, क्या दिखाया जाता है इसमें? ये दिखाने का प्रयास करता है, क्या दिखाने का प्रयास करता है इसमें? कहीं ना कहीं ये इवेंट्स को दिखाता है, प्लॉट को दिखाता है, कैरेक्टर्स को दिखाता है, और एक सेंसुलाइज्ड एक प्रतिक्रिया को दिखाता है। तो क्या करता है? स्ट्रॉन्ग इमोशन रिएक्शन फ्रॉम द ऑडियंस के अंदर तीव्र भावना को निकालना। यह प्ले कौन सा काम करता है? मेलोड्रामा। आप मेलोड्रामा देखेंगे तो आपके अंदर की जो भावना रहेगी वो निकल आए, वो आपको ऐसा लगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वो मेलोड्रामा होता है। किसी भी ऑडियंस जो बैठ के देख रहा है उसके अंदर ये फीलिंग डाल देते हैं, टच कर देते हैं कि भाई तेरे ही अंदर मेरे अंदर क्या है, उस प्ले का हूबहू करेक्टर मिल रहा है, वो मेलोड्रामा था, याद रखें। मेलोड्रामा एक कहानी होती है, अगर डिफिनेशन की बात की जाए, एक कहानी होती है, एक प्ले होता है जिसमें कहीं ना कहीं बहुत सारा एक्साइटिंग होता है, उत्तेजना रहता है। भाई आप बहुत सारी पुराने फिल्में देखते हैं, उत्तेजक नहीं हो जाते हैं कि अब कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कुछ लोग तो एक्शन भी करने लगते हैं मार्केट में वही देखने के बाद। ये क्या है? मेलोड्रामा में आता है। ये क्या होता है? एक कहानी या प्ले होता है जिसमें बहुत सारा एक्साइटिंग होता है, याद रखिएगा, एक्साइटिंग से नाम याद रखिएगा। मेलोड्रामा में क्या होता है? एक्साइटिंग स्टोरी, तुरंत अंदर की आग भड़क जाए कि भाई गलत हो रहा है। आपको हीरो विलन को देखते हैं तुरंत गुस्सा आ जाए कि जाए मैं ही मार दूंगा, यार हीरो मार नहीं पा रहा है, क्या है आपके अंदर भड़कपन आ जाती है। वो क्या है? मेलोड्रामा का ही रूप होता है, याद रखिएगा। इसमें ऐसे सैड इवेंट्स दिखाए जाते हैं, दुखद घटना दिखाए जाते हैं, जिसके लोग इमोशन दिखाए जाते हैं, और बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण, बहुत आश्चर्यचकित कर देता है अंदर से, क्या करता है लोगों के अंदर भावना प्रकट कर देता है। जैसे वुदरिंग हाउस आपने पढ़ा नहीं होगा, बहुत ही एलिस वॉकर ने लिखा है, समझ रहे हैं आप।
आगे चलते हैं।